नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत हिमालय के पहाड़ बर्फ से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दूर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ केदारनाथ धाम में और आज की इस एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट केदारनाथ धाम घुमाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ धाम कैसे आ सकते हैं, कितने दिनों का आपको प्लान करना चाहिए, क्या खर्चा आपका बैठेगा, कहाँ रुकना चाहिए, कौन सा महीना सबसे उचित रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को आज के एपिसोड में बताने वाला हूँ। चलिए बिना वक्त किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। भाई साहब, इस वक्त केदारनाथ धाम में आरती शुरुआत हो चुका है और आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम जी की आरती। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ के प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार भी बाद में करवाया था। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इस साल 2022 में 6 मई से 8 मई के बीच में केदारनाथ जी का द्वार खुल जाएगा, तो आप बड़े ही आसानी से इस यात्रा को बहुत ही कम खर्च से हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, जिसमें खाने पीने, रहने, टैक्सी और बस के किराए वगैरह सभी चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। हालांकि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं ये पिछले साल केदारनाथ यात्रा का है, जिसके अनुभव पर ही हम आपको 2022 के यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा। यहाँ से आपको बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है केदारनाथ के लिए। हालांकि केदारनाथ डायरेक्ट कोई भी बस और टैक्सी नहीं जाता है, आपको सोनप्रयाग तक पहुँचना होगा। बाइक को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब तो खुद बाइक में इस यात्रा को कर रहे हैं, तो इनको बाकी ट्रांसपोर्ट का क्या खास जानकारी होगा। तो जी भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मैंने एक बड़े ही साधारण से घरेलू बाइक होंडा साइन में विदाउट मनी पूरे भारत की यात्रा संपन्न कर चुका हूं। अगर आप हमारे इस चैनल को शुरू से देखेंगे तो आपको सभी बातों की जानकारी आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल आपको अभी ये बता देता हूं कि मैंने बस, टैक्सी और होटल के किराया संबंधित सारे जानकारी उसी समय सभी जगहों से पूछ करके इकट्ठा कर लिया था। प्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर है, गौरीकुंड 19 किलोमीटर है, केदारनाथ 35 किलोमीटर है। तो हम लोग सोनप्रयाग तक ही गाड़ी को ले जा सकते हैं। सोनप्रयाग ले जाने के बाद हम गाड़ी को पार्किंग में डालेंगे। देन उसके बाद जो लोकल व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, वो इस्तेमाल करते हुए हम आगे गौरीकुंड तक जाएंगे। तो गौरीकुंड से तो भाई साहब 20-21 किलोमीटर का ट्रैक हमको एकदम कंटिन्यूसली आगे जाना है। बीच में हमारा मे भी कोविड टेस्ट वगैरह, RT-PCR टेस्ट वगैरह हो सकता है और वहाँ पे सारे टेस्ट कराने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, श्योर नहीं हूँ। हम इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको देने वाले हैं वो हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा करके वापस हरिद्वार आने तक का है। तो दिन और पैसों का जो हरिद्वार से पहले आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इसका खर्च आप अलग से जोड़ें और समय भी आप अलग से जोड़ें। फिलहाल हरिद्वार आप जैसे ही पहुँचते हैं तो एक रात्रि आपको हरिद्वार में विश्राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बस आपको सुबह सुबह मिलने वाला है। जिस बस से आप
केदारनाथ के लिए यात्रा करेंगे। अगर आप दोपहर या शाम के वक्त हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हरिद्वार से आप दोपहर या शाम को सोनप्रयाग तक की यात्रा करेंगे तो आपको बस बहुत कम मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आप सही समय में वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण से आपको वहां पे होटल और अन्य सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए आप एक रात्रि जो शुरुआत का आपका पहला दिन होगा वो हरिद्वार में रुकिए और सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए बस ले सकते हैं। यह बस आपको 350 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, जो कि 500-600 रुपये तक भी हो सकता है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा टैक्सी द्वारा करना पड़ेगा, जो कि लोकल टैक्सी होता है। लगभग 5 किलोमीटर का दूरी आप 40 से 50 रुपये दे करके पूरा कर सकते हैं। परंतु आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो समय लगने वाला है वो पूरा दिन का रहेगा, इसीलिए आपको सोनप्रयाग पहुंच करके एक रात्रि सोनप्रयाग में भी विश्राम करना पड़ेगा। यहां आपको डॉर्मेट्री से लेकर के अच्छे होटल तक की सुविधा मिल जाती हैं। डॉर्मेट्री आपको 250 से 300 रुपये के आसपास स्टार्ट हो जाता है, जबकि अच्छे होटल आपको 1000, 1500 से 2000, 3000 तक भी मिल सकते हैं। वो यहाँ के सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ कितने यात्री आए हैं, उस हिसाब से यहाँ के होटल वाले अपने किराए को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस तरह से अभी तक के यात्रा में आपने हरिद्वार में एक रात्रि और सोनप्रयाग में एक रात्रि बिता चुके हैं। पैसों का हिसाब हम वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद ही आप तुरंत यात्रा पर्ची बनवा लें, अन्यथा आपको अगले दिन भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर संभव हो तो आप घर से ही ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवाकर आ सकते हैं। सभी ऑनलाइन डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। अब अगले दिन आप सुबह 4 से 5 बजे के आसपास अपनी यात्रा सोनप्रयाग से कर सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको गौरीकुंड जाने के लिए लोकल टैक्सी मिल जाएगा। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा नामक एक स्थान में हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि लगभग 5 से 6 हज़ार में हो जाएगा। और अगर आपको अपनी यात्रा खच्चर या पालकी से करना है तो आपको रुद्रप्रयाग से ही खच्चर पालकी आसानी से मिल जाएगा। खच्चर के लिए आप 2300 और पालकी के लिए 7 से 12 हज़ार तक आपके वजन के हिसाब से चार्जेस ले सकते हैं। तो हो गई कि मैं तो भाई हेलीकॉप्टर में जाने वाला था, फिर ये मैं धनों में कैसे जा रहा हूँ। तो बाबा हुआ ऐसे कि हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने वहाँ इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में पता चला कि आप सडन जा कर के वहाँ नहीं ले सकते। टिकट ले सकते हैं, पूरा होल डे आपको वेट करना पड़ेगा। मे भी शायद तक उसके बाद आपको मिल सकता है, मे भी में ना, कंफर्म नहीं है। और वहाँ इतना लंबा लाइन सुबह 5 बजे 6 बजे से, बाप रे बाप। तो मैंने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। अब हम पैदल ही यात्रा करेंगे। देखते हैं जहाँ तक पैदल जा सकते हैं पैदल जाएंगे। और जब अपने को घोड़े खच्चर पिट्ठू, वाह खूबसूरत सा वाटरफॉल, घोड़े खच्चर पिट्ठू की आवश्यकता पड़ेगी तो घोड़े खच्चर पिट्ठू भी ले लेंगे। पहुँच चुके हैं बाइक पार्किंग में। अंदर घुस जाकर निकालूंगा कैसे? अरे क्या बात भाई साहब। CG06 GV 0210। तो ये है सोनप्रयाग और इधर है सोनप्रयाग की पार्किंग। हमने कर दी है अपनी गाड़ी को पार्क और इधर जा रहे हैं हम केदारनाथ के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे हो रहे हैं फ़ोटोकॉपी। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, आपका आधार कार्ड और डबल डोज जो वैक्सीनेशन है उसका, या फिर RT-PCR का फ़ोटोकॉपी आपको ले करके इस ओर जाना है, फिर लाइन लगाना है। लाइन लगाने के बाद आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं और यहाँ पे देख रहे हो फ़ोटोकॉपी के लिए इतना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। भाई साहब तो हम लोग अभी तक नहीं निकले हैं, क्योंकि यहाँ हमारा फ़ोटोकॉपी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का वर्क चल रहा है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, पराठा वगैरह खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ कैश निकालने, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है जहाँ ATM होगा, उसके बाद शायद ही आगे जा कर के ATM होगा। तो ATM के लिए मुझे स्टोर जाना होगा। इधर ATM दिखा रहा है, मैं ATM जाता हूँ और कैश निकालता हूँ। तो भाई साहब हो गया, पैसे भी निकाल लिया। अब अपन जा रहे हैं सीधा कागज़ के। तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है। एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चलो ठीक है जेन्युइन है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं, पूरा हालत ख़राब हो जा रहा है। फ़िलहाल मैंने करा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ लाइन लगने। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे यात्रा के लिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। मतलब भाई साहब मैंने हेमकुंड साहिब का भी यात्रा किया, बहुत सारे जगहों का यात्रा किया, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी और इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं,
अपन लगते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो 1.5 घंटा लाइन लगने के बाद अपना बारी आया है, इनके बाद अपन है और यहाँ सारा जमा करेंगे अपन, फिर देखते हैं निकलेंगे यात्रा के लिए। 12 तो बज ही चुका है। तो भाई साहब इतना 2 घंटा लाइन लगने के बाद, 1.5 घंटा लाइन लगने के बाद यहाँ पे सिर्फ 02 मेल और साइन कर दिया है 15:10। मतलब अगर आप ऐसा करके निकल भी जाओ तो चल जाएगा। 2 घंटे का समय बर्बाद। यहाँ यात्रियों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कोविड के नाम से कोविड वैक्सीनेशन चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोविड का कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक भी पुलिस वाला वहाँ नहीं है कि लाइन सही से लगवाए, कि सारे चीज़ को करे। फिलहाल यात्रा करने आए हैं, यात्रा करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत गंदा चीज़ है जो हुआ है। और मैं टैक्सी के लिए लाइन लगा हुआ हूँ गौरीकुंड के लिए। गाइस आप देख सकते हैं लाइन जो है ना वो पुल के उस कॉर्नर तक है। ये पूरा पुल फिर यहाँ तक हमारे तक और इधर पीछे वो बोर्ड तक। फाइनली मेरे को गाड़ी मिल गया है। लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और ये गाड़ी में मैं जा रहा हूँ गौरीप्रयाग तक। इन सभी परेशानियों को आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप वो गलती ना करें जिन गलतियों को मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जैसा कि आपने देखा कि सुबह 5 बजे से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरह तरह के लाइन और अन्य समस्याओं को जूझते हुए अभी हमारा यात्रा का समय लगभग 1 से 1.5 बज चुका है। सिर्फ हमें फ़ोटोकॉपी, पैसे निकालने और यात्रा पर्ची बनाने के लिए और इस टैक्सी वाले लाइन में आने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय व्यर्थ बिताना पड़ा है। इसीलिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं कि आप सारे काम ऑनलाइन करके ही आएँ। तो यहाँ तक गाड़ियाँ जो हैं आ रही हैं और यहाँ से अगर हम बात करें, ये गौरीकुंड का जो मार्केट है उससे तो आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक कुछ खाया हुआ नहीं है, कुछ अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट में प्राइस का नहीं पता भैया। मेरे पास है नहीं थर्मल, तो इसलिए मैं सोचा कि एक थर्मल ले लूँ। ये तो सिर्फ ऊपर का है, ऊपर नीचे। और ये लक्स वक्स कुछ, ये तो बेनाम कंपनी है कुछ। कुछ अच्छा कंपनी का नहीं। ये कितने का है? 350 रुपये। और ऊपर नीचे दोनों मिला कितने का आता है? 200 रुपये का लोअर आएगा। बाप रे, 550। 500 रुपये का पड़ेगा। पिछले 8-10 दिनों से मैं ठंड में ही हूँ, लेकिन मेरे को इनर या स्कॉट सोल का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन आज इसलिए लिया क्योंकि ना अपन टेंट वगैरह लगाने वाले हैं और अपने पास ओढ़ने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो आसिफ भाई ने 450 रुपये लगाए और हो गया भैया अपना स्कॉट सोल का व्यवस्था। अब सीधा घोड़े वाले के पास जाना है मेरे को। तो भाई साहब यहाँ घोड़े का जो प्राइस है वो 2350 रुपये समथिंग कुछ बता रहे हैं इन लोग। और 2350 रुपये अगर आप देते हैं तो 14 किलोमीटर का सफ़र आपको ये कराएंगे। बाकी मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए था, बार्गेनिंग कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। 1800 से 2000 तक में अगर चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी आज का दिन जो है ना वो दशहरे का दिन है, बहुत क्राउड है, मुश्किल है डिस्काउंट। फिर भी कोशिश करूँगा कम से कम 2000 तक तो डिस्काउंट करवाने का मेरा भरपूर प्रयास है। चलिए मैंने कर लिया 2300 में ही घोड़ा। क्या नाम है आपका? सचिन भाई है और इनके 2 घोड़े हैं हमारे। बहुत बढ़िया। अरे यार सही है यार। तो भाई साहब आपने देखा सचिन भाई ने मेरे को कैसे अपने गोद में बैठा करके इसके ऊपर चढ़ा दिया। इसका हाइट आई थिंक ज़्यादा है। लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है बोर्ड के अकॉर्डिंगली। लेकिन सचिन भाई से पूछते हैं, सचिन भाई लगभग कितना बचा होगा? अभी तो हम 1-1.5 किलोमीटर आ रहे हैं। तो और कितना बच गया? आपका 16-16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर। मतलब बोर्ड में 1-1.5 किलोमीटर कम लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर के आसपास। अब मैं अपने दोस्त मुसाफिर सोमेश से मिल चुका हूँ और उसको नहीं पता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। और देखो, ओ मुसाफिर सोमेश, ओ मुसाफिर सोमेश, ओ मुसाफिर सोमेश। हेलो भाई साहब। हम तो भाई यहाँ पे सभी घोड़े पानी पी रहे हैं और अपना बबली भी पानी पीने के लिए घूम रही है। अरे बबली कैसे जिद कर रही है। गाइस तो यहाँ से दिखने शुरू हो चुके हैं बर्फ़ वाले पहाड़। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने
ये खच्चर क्यों किया, इसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि सच्चाई बता रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, इस कारण से मैंने खच्चर लिया। पिछले 2-3 ट्रैक में मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दूसरा ये है कि मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, 12 के आसपास तो वहीं बज चुके थे और टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचकर वहां पे आरती अटेंड करनी है। तो इन 2 कारणों की वजह से मैंने कर लिया खच्चर। वैसा भी यहाँ पहाड़ों में भी फ्री वाईफाई जोन आपको मिल जाना है, यहाँ आप रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा देर और साथ ही साथ आपको नाश्ता वगैरह भी मिल जाएगा। ये वाईफाई जोन का आनंद लो भैया। अपन तो घोड़े में हैं तो अपन निकलते हैं, यहाँ नहीं रुकेंगे हो सकता है। तो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आप बीच में घोड़ा करते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए रहेंगे और इनका थोड़ा उस समय चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप नीचे से ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों भैया, आपको सही प्राइस भी मिल जाएगा और सही घोड़ा भी मिल जाएगा। गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने बहुत ज़्यादा देखा है मोटो ब्लॉग, अब मैं आपको दिखाऊँगा क्या हॉर्स ब्लॉग। ये मैं चेस्ट माउंट कर रहा हूँ इसको और अब आपको दिखाऊंगा हॉर्स माउंट। अब बताओ भाई साहब कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैंने अपने चेस्ट में माउंट किया है इसको और घोड़ा कर रहा हूँ राइड खच्चर को। गाइस हम लोग एक ऐसे स्थान पर रुके हैं जहाँ पे घोड़े कर रहे हैं रेस्ट और हम भी करेंगे रेस्ट। दाल और भात बस, सब्जी आलू मटर आलू चने कुछ भी दे दो। भाई साहब 100 रुपये प्लेट में दाल और सिर्फ चावल दे रहे हैं मेरे को, लेकिन सब्जी अभी दे रहे हैं भाई। लो भैया पैसे काट लो। भाई साहब तो रेस्ट के बाद अपन निकल गए हैं घोड़े लेकर के। घोड़ा भी खा लिए हैं, गुड़ खाते हैं दिन के वक्त इन लोग। और इनके जो चलाने वाले हैं हमारे सचिन भाई, उन्होंने भी खा लिया, हमने भी खा लिया। बस अब 10 किलोमीटर की लगातार चढ़ाई है, वो चढ़ना है अपने को। भाई साहब तो ये पहाड़ जो है पूरा दिख गया है, लेकिन अभी भी 4 किलोमीटर की दूरी बाकी है बोर्ड के अकॉर्डिंगली, और ऐसे में 5-5.5 होगा। केदारनाथ जो है वो 2.5 किलोमीटर है और बेस कैम्प 1 किलोमीटर और घोड़ा का जो पड़ाव है वो 1/2 किलोमीटर है। मतलब ये वाली पहाड़ी को चढ़ेंगे उसके बाद हो गया कहानी खत्म। भाई साहब तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे घोड़ा स्टॉपेज हो जाता है और यहाँ से हमको पैदल वॉक करना पड़ेगा लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर का, तो वो तो चल जाएगा। 14-15 किलोमीटर का जो 18 किलोमीटर का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो सफ़र हमने तय कर लिया। भाई साहब पहला दर्शन हो गया केदारनाथ जी के मंदिर का, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, यहाँ से दूर से दिखाई दे रही है। इस ओर से आए अपन और ये कुछ इस तरह से है चौक। क्या बात, जय भोले। अंधेरा होने से पहले ही हम लोग केदारनाथ बाबा जी के दरबार पहुंच तो गए थे, लेकिन फिर भी उनका दर्शन आज नसीब में नहीं था। मगर हाँ, संध्या आरती देखने का सौभाग्य हमें ज़रूर मिला। आरती में शामिल होने के बाद अब हम रात्रि गुजारने का स्थान खोजने लगे, लेकिन आज दशहरा होने के कारण से अचानक यहाँ भक्तों का बाढ़ सा आ गया था। लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का ही रुकने का यहाँ व्यवस्था है और आज 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ आ गए हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी बहुत तेज़ होते जा रही थी। कुछ होटलों में कमरे तो थे, मगर वे एक रात गुजारने का 8 से 10 हज़ार रुपये तक मांग रहे थे। हमारे जैसे हजारों लोगों ने मंदिर के बाहर ही अलाव के सहारे रात गुजारने का फैसला लिया। मगर कहते हैं ना
कि कर्मों का हिसाब भोलेनाथ यहीं करता है। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे मंदिर में जजमानी करने वाले पुजारी जी, जो पार्ट टाइम खाना भी बनाते हैं, अपने रसोई में सोने के लिए स्थान प्रदान किए और साथ ही साथ खाना भी खिलाया। यह सब किस्सा आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका भी किस्मत मेरी तरह प्रबल हो। तो जी भाई साहब, अब हमारा सोने का समय हो चुका है और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं सुबह मुलाकात कराऊंगा उनसे कि हम किनके साथ आज सो रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है, बता ही देता हूं आपको, जो हमारे केदारनाथ धाम है वहाँ जो पंडित जी हैं पूजा पाठ करते हैं, तो उनके यहाँ रुकने का सौभाग्य मिला हमको। हम लोग यहाँ जब आए और रूम वगैरह पता किए तो आज इतना ज़्यादा भीड़ कि यहाँ रूम अवेलेबल ही नहीं है। लोग बाहर रुकने को मजबूर हैं और हमारा स्पेशली मेरा भी यही हाल होने वाला था। इस तरह से हमने पंडित जी के साथ रात्रि विश्राम किया और सुबह उठते ही केदारनाथ बाबा जी की दर्शन प्राप्ति के लिए निकल गए। बाबा जी के दर्शन प्राप्ति करने के बाद हम आसपास के और भी मंदिर एवं दूर दराज से आए हुए साधु संतों की दर्शन के लिए निकल गए। तो भाई साहब, सन 2013 में जो बाढ़ त्रासदी आया था वो इसी रास्ते होकर के आया हुआ था। और जो आप ये देख रहे हैं इसे भीमशिला के नाम से अभी बुलाया जाता है। तो ये भीमशिला ही है जो इस मंदिर को बचाया। इसके कारण से ही पानी 2 भागों में विभाजित हो सका। भाई साहब, केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भैरव बाबा जी के मंदिर में और भैरव बाबा जी का भी दर्शन करेंगे। अंदर मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इस कारण से मैंने आपको अंदर का दर्शन नहीं कराया। और आप यहाँ आइए और आकर के दर्शन कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ करके भैरव बाबा जी के मंदिर में। भाई साहब, आपसे मैं मुलाकात करवाता हूँ हमारे मित्र सखा बंधु स्वरूप पाटिल, और इन्हीं के माध्यम से कल रात हमारा रुकना खाना सारा बंदोबस्त। थैंक यू सो मच। तो ये भाई साहब से आपको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत बचपन के लंगोटिया यार हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यार हैं और लंगोटिया यार ही हैं, लेकिन बचपन के नहीं, कल के। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अपन कल के हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इस ओर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो केदारनाथ का। अरे एकदम बिल्कुल मस्त है। जिंदगी में एक बार तो आना चाहिए ये देखने के लिए कैसा है। मैं तो बोलता हूँ हर बार आना चाहिए, हर बार, हर साल हर साल आना चाहिए। बाकी ना ये है कि थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें घोड़े को लेकर के। यहाँ तक अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं तो बिल्कुल घोड़ा या हेलीकॉप्टर कर लें। हेलीकॉप्टर पर अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप कैसे आ सकते हैं। बाकी इस एपिसोड में आपको आखिर तक देखते रहिए। होटल का चार्जेस से लेके घोड़ा के चार्जेस से लेके आपके टोटल कितने खर्च हो सकते हैं, कितने दिन रुकने चाहिए, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। फिलहाल तो आप भैरवनाथ जी का दर्शन करें। अभी तो जब आप भैरव बाबा के लिए प्रस्थान करेंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा हंस कुंड, और ये हंस कुंड कोई मामूली कुंड नहीं है, यहाँ पे पिंडदान वगैरह किया जाता है। और इस ओर है केदारनाथ जी का मंदिर। वो जो आप दूर देख रहे हैं वो है बाबा केदारनाथ जी का टेम्पल। और भैरवनाथ जी के पास जाने के लिए तो ट्रैक करना पड़ेगा बाबा, और यहाँ है पहाड़ों में तो ट्रैकिंग तो करना ही पड़ना है ब्रो। बाकी पहुँच चुके हैं। हेलो करते भाई। चलो आओ तो उसके साथ दिखाओ। भाई साहब, तो भैरव बाबा जी का दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। वहाँ आप जानते हैं हमारे वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा हम ज़रूर आपको देने का कोशिश करते हैं। तो ऊपर जा कर के कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह लेंगे और खूबसूरत
वादियाँ दिखाएंगे। फोटोग्राफ्स वगैरह भी हो गए भाई साहब, आप फ़ोटो देखिए। और अगर इसमें नहीं डाल रहा हूँ तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं हमारे, और वो पीछे पहाड़ वाले भी। गाइस तो हम लोग 3 वक्त के खाना खाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ भंडारा लगा हुआ है और उसमें भी ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और वो है इस ओर, ये रहा। तो अब हम जाएंगे चाय पीने यहाँ। तो चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा के कुल खर्च का। यात्रा के कुल खर्च को जानने के लिए हमें डे 1 से हिसाब करना होगा। डे 1 में आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, जिसमें आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफ़र बस के माध्यम से करते हैं, जिसका चार्ज आप लगभग 500 रुपये देकर करते हैं। और अगर हम डे 1 के फूडिंग खर्च की बात करें तो सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच, रात का डिनर को मिलाकर लगभग 300 रुपये के आसपास के आपके खर्च हो जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप डॉर्मेट्री में अगर रात गुजारते हैं तो आपको 400 रुपये देकर रात आसानी से आप यहां गुजार सकते हैं। अगर आप किसी होटल में रात गुजारना पसंद करते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपये से 3000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ये खर्च सीजन और भीड़ को देखकर ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल अभी हम कम खर्च में यात्रा की बात कर रहे हैं तो डॉर्मेट्री को कंसिडर कर रहे हैं, जिसका चार्ज 400 रुपये लगेगा। इस तरह से डे 2 आपका शुरुआत हो जाएगा। डे 2 में आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफ़र लोकल शेयरिंग टैक्सी से करेंगे, जिसका चार्ज आपको 40 रुपये देना होगा। फिर गौरीकुंड के बाद आप पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अगर आप खच्चर या पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको खच्चर का 2300 रुपये और पालकी का 7 से 10,000 आपके वजन के हिसाब से देने पड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 6000 के आसपास देना पड़ेगा। फिलहाल हम पैदल यात्रा को कंसिडर कर रहे हैं। डे 2 में आपका पूरे दिन का फूडिंग खर्च 400 रुपये के आसपास लग सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप टेंट या होटल में प्रति व्यक्ति 500 से 700 रुपये के आसपास देकर आसानी से रुक सकते हैं। हालांकि सीजन में इसका भी चार्ज बढ़ जाता है। इस तरह से आपका डे 3 शुरुआत हो जाएगा। डे 3 में आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और आसपास के स्थानों का भी दर्शन करके गौरीकुंड के लिए पुनः पैदल यात्रा प्रारंभ कर देंगे। इस दिन में टोटल खाने का खर्च आपको लगभग 400 के आसपास लगने वाले हैं। और ट्रांसपोर्टिंग का अगर हम खर्च जोड़े गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का, तो लोकल शेयरिंग टैक्सी में आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे और आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में आप फिर से डॉर्मेट्री में 400 रुपये देकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। डे 4 में आप सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए बस से रवानगी करेंगे, जिसका चार्ज आपको 500 रुपये लगेंगे और पूरे दिन का खाने का खर्च हम 300 रुपये ले सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा केदारनाथ धाम जी का यात्रा 3780 रुपये में संपन्न हो जाएगा। फिर भी हमारा अंतिम सुझाव यही रहेगा कि आप घर से कम 10,000 रुपये लेकर निकलें। अगर 3700 में आपकी यात्रा संपन्न हो जाती है तो बाकी के पैसे बचकर आपके पास ही रहने वाले हैं। इन केस इमरजेंसी हो जाता है तो इन्हीं पैसों के सहारे से आप अपने समस्या का समाधान कर पाएंगे। हाँ तो जी भाई साहब, शानदार 2 रात और 2 दिन बिताने के बाद हम अब केदारनाथ बाबा जी के धाम से निकल रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आपको व्यू दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ आए थे तो इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं था और आज इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुके हैं। संभावना है कि आज और बर्फ़ पड़ेंगे। तो फिलहाल आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड, जिसमें हमने आपको कंप्लीट बताया कि आप कैसे केदारनाथ आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कितने दिनों का आपको प्लान करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपने देखा। अगर आपको पसंद आया, आप अभी तक हमारे इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से खूबसूरत वीडियो जो भी हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से मिलता रहेगा। चलिए आज के एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।